हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने किया था नाटो, ओपेक एंड ओपेक प्लस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हम बेसिकली सक्सेस सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का ईच एंड एवरी आर्टिकल हमने इसके अंदर कवर किया है। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बल्कि लॉन्ग रन में ये क्लासेस आपके काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है जो बिल्कुल थोरोली किया गया है और क्रक्स में भी किया हुआ है और सारी डिटेल्स भी इसके अंदर ऑलमोस्ट कवर्ड है। यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें वो भी डाली गई है और लेकिन कुछ छूटा भी नहीं है। तो आप दोनों वे में इसको लॉन्ग रन में देख सकते हो। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, आप साल 2 साल 3 साल, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो इंडियन पॉलिटी में, वहां पर भी आपके काम आने वाली है। वन डे टाइम एग्जाम्स में भी, इवन अगर आप 12th के बाद कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तभी भी काम आने वाली है ये क्लासेस। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी रिक्रूटमेंट में जाना चाह रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम हो, तो इंडियन पॉलिटी में जो चीज़ें यहाँ पर आपको इस क्लास में मिल जाएगी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स पर या कुछ नोट्स में आप देखोगे कि वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट निकाल कर लाते हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, एग्जामिनर जिस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं टॉपिक्स, तो उनमें से कुछ भी निकाल कर वो पूछ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट का कुछ क्राइटेरिया उनके दिमाग में है, वो कुछ भी पूछ रहे हैं जो भी सिलेबस का पार्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो आप इन क्लासेस को जरूर देखिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 161। 160 तक बिल्कुल कवर हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर विजिट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हो। ये बिल्कुल मेरा वैसे आगे भी आने वाले टाइम में भी यही दायित्व है और यही मेरा मोटिव है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिले, और वो भी फालतू चीजें नहीं, बिल्कुल बढ़िया चीजें जो आपको अगर आप कहीं से पे करके भी लोगे तो भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये आप मुझे भरोसा कर सकते हो, बार बार मैं कह रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए। आपके काम आने वाली चीजें हैं और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब तक कि मैं क्लासेस इस पर डालती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 161 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का भाग 6 कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 161 से पहले जितने भी आर्टिकल हमने अभी तक किए हैं 152 से लेकर 160 तक, तो उसमें राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में ही था सब कुछ। तो उसी की कंटिन्यूटी में आर्टिकल 161 है। तो आर्टिकल 161 कैटर करता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों को। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति, वहां पर हमने सारे किए थे, लेकिन यहाँ पर भी आप दोबारा से करोगे। हालांकि वही टाइप्स की हैं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजों में, जैसे आर्टिकल की बात करें तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में है ये शक्ति सेम टू सेम। ठीक है, जबकि राज्यपाल की जो शक्तियां है वो आर्टिकल 161 में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो शक्ति का स्रोत है क्षमादान की शक्तियों के लिए वो राज्यपाल के अंदर अंतर्निहित है। ठीक है, लागू होने का जो क्षेत्र है वो है कार्यपालिका द्वारा, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका है, यहाँ संदर्भ राज्य की कार्यपालिका है। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका और उसके ही बनाए जाने वाले जो भी कानून है वही राज्य में लागू होंगे। ठीक है, जिन क्षेत्रों में राज्य के कानून लागू नहीं हो रहे हैं वहां पे संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। तो ये जो दायरे हैं, उन्हीं दायरों के अंदर जो कानूनी अधिकार है राज्यपाल को, उन्हीं के अंतर्गत वो क्षमा या क्षमा के जो प्रकार है उनके अंतर्गत ही वो क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्षमादान के प्रकार कौन कौन से हैं। ये आपने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी पढ़े थे, लेकिन चलिए दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्षमा यानी कि क्षमादान, पार्डन। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहने में, क्योंकि कई बार जो हिंदी के शब्द है वो याद नहीं रहते हैं, तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं। क्षमादान यानी कि पार्डन। पार्डन आप यानी कि आप, जैसे अगर आप कोई गलती कर देते हो तो इंग्लिश में बोलते हो ना पार्डन, तो मान के चलिए कि पूरी तरह से सजा माफ हो जाती है, यानी कि जो भी आपने गलती की है वो पूरी तरह से माफ हो गई है। अब आपको ना तो कोई किसी प्रकार का दंड आपको दिया जाता है, ना किसी प्रकार का आपको जुर्माना, कुछ भी नहीं, यानी कि पूरी तरह आपकी सजा माफ हो गई है। चाहे वो मृत्यु दंड हो, चाहे वो कारावास हो, या किसी और स्वरूप में आपको कोई सजा मिली हो। तो क्षमादान अगर कर दिया है राज्यपाल ने, इट मीन्स आप पूरी तरह से उस सजा से मुक्त हो गए हो। ठीक है, उसके बाद है
प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव। इसमें जो मृत्युदंड मिल जाता है अगर किसी भी पर्सन को, तो उस पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है ना। मान लो मृत्युदंड मिल गया है, मृत्युदंड मान लो अभी आज है 12 सितंबर, मान लो 30 सितंबर को मृत्युदंड देने का प्रावधान है उसमें जो जजमेंट हुआ है, लेकिन इस दौरान बीच में किसी का वकील है या कोई ऐसा एविडेंस मिल गया पुलिस को कि जिसमें ये पता लग रहा है कि भाई ये इस सजा के हकदार नहीं है क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा भी कोई किया नहीं है, क्राइम नहीं किया है या किसी को मारा नहीं है, इनको गलत फंसा दिया गया है, या इनके अगेंस्ट जो एविडेंस पेश किए गए, गवाह जो पेश किए गए वो झूठे थे, आई मीन कुछ भी ऐसा मिलता है एविडेंस, तो ऐसी स्थिति में वो पिटीशन डाल देते हैं कोर्ट्स में। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है, जरूरी नहीं कि जो उन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किए है वो सही ही हो, लेकिन कई बार कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही हो सकते हैं, तो किसी को भी मृत्युदंड इतना इजीली नहीं दिया जा सकता है, भाई किसी के जीवन का सवाल है। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी रोक लगाने के लिए किसके पास जाएगा, ये कोर्ट के पास सीधा नहीं है ये अधिकार, तो कोर्ट के थ्रू जो कार्यपालिका है वो जाएंगी राज्यपाल के पास, और वो प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव शक्ति का यूज करके क्षमादान प्रदान कर देंगे, यानी कि अस्थायी रोक लग जाएगी मृत्युदंड पर। ओके, फिर आती है बात विराम की। विराम जैसे कि बात इससे नाम से पता चल रहा है कि भाई आराम हो जाएगा, यानी कि आराम, जैसे मान लो आप बीमार हो जाते हो तो उसमें कहते हैं भाई थोड़ा सा हाँ आराम है मुझे, या विराम कर लो, या थोड़ा सा आराम कर लो, है ना, या विराम दे दो, पोज दे दो कोई भी काम करने में। तो यहाँ पे पोज दिया जा रहा है, विशेष परिस्थिति अगर है तो उसमें सजा में राहत हो जाती है कि भाई इस इंसान के थक गया है तो इसको राहत। यहाँ पे थकने का मतलब वो वाला थकना नहीं है, यहाँ मैं समझाने के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको याद रहे कि किस तरह के शब्द के साथ आप इसको एसोसिएट कर पाओ। तो विशेष परिस्थितियों में, यानी कि जब आप काम करके थक हार के आए तभी आपको कोई कहेगा भाई आराम कर लो, है ना, वैसे तो कोई कहेगा नहीं जब आप आराम से पड़े हो तो विशेष परिस्थितियां जुड़ जाती है विराम के साथ। तो विशेष परिस्थितियां यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में है कि जैसे कि गर्भावस्था है, ठीक है, किसी स्त्री के गर्भावस्था में है वो, तो उस स्थिति में सजा में राहत मिल सकती है, जैसे उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, मृत्युदंड की जगह कारावास दे दिया, या कारावास जो कठोर कारावास दिया गया है उसको थोड़ा सा कम कर दिया या छुट्टियां दे दी उनको। ठीक है, तो राहत मिल गई एक तरह से, यानी कि जो जितनी पेनफुल सजा हो सकती थी उसमें राहत मिल गई, किसी भी तरह से मिल गई है, तो उसको कहते हैं विराम। उसके बाद आता है परिहार। परिहार में दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा लेकिन अवधि कम हो जाएगी, जैसे कि 14 साल का कठोर कारावास है, देखिए कठोर कारावास हो गया, ठीक है, 14 साल का ये सजा पहले से दी हुई है, अब इसमें क्या किया, 14 साल की बजाय इनका 5 साल कर दिया, लेकिन अवधि तो कम हो गई लेकिन कठोर कारावास ही रहेगा, यानी कि स्वरूप नहीं बदला। ठीक है, तो दंड का स्वरूप बदले बिना अवधि कम करना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो इसमें कई बार ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी कैदी का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहा हो, तो 14 की बजाय उसको 10 साल में 9 साल में फ्री कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लघुकरण। लघुकरण का मतलब है कम करना, कम्यूटेशन, यानी कि दंड का जो स्वरूप है उसी को बदल देना, लघु कर देना, यानी कि सजा को लघु स्वरूप में बदल देना। ठीक है, यहाँ पे कम करना अवधि को कम करना नहीं है बल्कि दंड का जो स्वरूप है उसको कम करना है, जैसे कि मृत्यु दंड से कठोर कारावास, या कठोर कारावास से सिर्फ कारावास दे दिया जाए, है ना। किसी ऐसी जगह पर भी इनको लगाया जा सकता है कैदियों को कि जहाँ पर इनको सर्विंग करनी हो, तो वो कठोर कारावास से सिंपल कारावास में चेंजेबल हो सकता है लघुकरण में। ठीक है, तो ये सारी जो शक्तियां हैं क्षमादान की वो सब राज्यपाल के पास होती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सारी शक्तियां क्षमादान की राज्यपाल को, जो राज्य की कार्यपालिका है उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है उन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, बार बार में कहा जा रहा है उन्हीं के अंतर्गत है, अगर कोई केंद्रीय कानून है उस पर सजा की बात है तो वो शक्ति, उसको क्षमा करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर सीमा यानी कि लिमिटेशंस यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दी, जो भी मैंने बताई कि केंद्रीय कानून, या तो केंद्रीय कानून, ठीक है, संसद के अंतर्गत जो कानून बने हैं वो, या सैन्य कानून, या जो सैन्य अदालतें हैं उनके तहत जो अपराध हुए हैं उन पर ये लागू नहीं है, यानी कि उन पर राज्यपाल कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो दो एक्सेप्शंस हैं, केंद्रीय कानून और सैन्य अदालतों द्वारा जो अपराध है उनके तहत जो उन्होंने कोई सजा मुकर्रर की है
कैदियों के लिए, सॉरी व्यक्ति के लिए, तो उनके अगेंस्ट क्षमादान राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये नहीं है कि अपनी मर्जी से राज्यपाल किसी को भी किसी की भी सजा में भाई उनको क्षमादान दे दे, है ना। अगर ऐसा होने लगा तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे राज्यपाल। सभी राज्यों के 28 राज्य है, तो कभी किसी भी तरह से मतलब भ्रष्टाचार भी फैल सकता है इस तरह से, तो है ना। तो ऐसी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक लिमिटेशन लगाई है कि राज्यपाल या जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस शक्ति का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज अपने विवेकाधिकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 162। देखिए 161 बहुत जरूरी अनुच्छेद है और राज्यपाल की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वही उनको एम्पावर करती है, वही शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करती है किसी भी गवर्नर को, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी और सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 161 को हर तरह से। कहीं से भी देखिए क्वेश्चन घूम फिर कर आएगा, इसके अलावा कहीं से भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अब अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। देखिए कार्यपालिका की जो शक्ति है उसके विस्तार से संबंधित है, तो इसमें उन सभी विषयों तक जो राज्य विषय है, ठीक है, वहां तक है इसका विस्तार। तो राज्य विधानमंडल कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है 162 में, यानी जो ऑलरेडी कार्यपालिका की शक्ति है उसको और भी विस्तार देने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 162 प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी लिमिटेशंस है कि ये जो शक्ति है ना वो संसद और संघ द्वारा सौंपी गई जो कार्यपालिका शक्ति के अधीन है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य के कानून, यानी कि देखिए 3 सूचियां होती है, एक राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, ठीक है, एक राज्य, एक संघ और एक होती है समवर्ती, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो राज्य सूची में जो भी कंटेंट है या जो भी विषय है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर बिल्कुल कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संभव है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन कहाँ आती है, समवर्ती सूची में संघ में तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति यहाँ पर तो केंद्रीय सरकार की है। लेकिन समवर्ती में भी अगर दोनों ने कानून बनाए, एक तरफ राज्य ने भी और एक तरफ संघ ने भी, ठीक है, तो किसकी बात मानी जाएगी, राज्य कौन सी कहां पर अपनी कार्यपालिक शक्ति का विस्तार नहीं कर सकता, जो संघ ने बनाए हैं कानून, ठीक है, वो सिर्फ जो राज्य ने बनाए हैं समवर्ती पर, और जहां पर संघ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है संघ के कानून का, वहीं तक ही इसका विस्तार किया जा सकता है। अदरवाइज राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ ने कानून या केंद्र ने जो कानून बना दिए है उन्हीं के ही अनुसार कार्य करेगी। आई होप आपको समझ आ गया। 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर तो पूरा ही कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संभव है। समवर्ती में जो राज्य की कार्यपालिका उस पर लिमिटेशन है कि वो केंद्र के कानून के अनुसार ही कार्य करेगी, अगर केंद्र ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई कानून बना दिया है तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना 162 में, वो यही आता है कि भाई अगर मान लो कि केंद्र ने भी बना दिया है, राज्य ने भी बना दिया, तो किसका कानून क्या मतलब किसका कानून लागू होगा राज्य में, तो राज्य का द्वारा बनाया हुआ कानून नहीं, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून इंपॉर्टेंट होगा, वो उस पर लागू होगा। आपने सुना होगा समवर्ती सूची में आता है जैसे कि जैसे विवाह, ठीक है, तो इस पर जो भी बनेंगे, अगर स्पष्ट कानून बन गया है केंद्र द्वारा, तो राज्य उस पर कानून अगर पहले से ही है वहां पर स्थापित, तो भी केंद्र द्वारा बनाए कानून के अधीन ही रहेगा, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, उसी के अधीन अधीन ही कार्य करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए है, ठीक है, यानी कि राज्यपाल को जो सलाह और सहायता है वो कौन देंगे, मुख्यमंत्री और उनकी जो परिषद है यानी मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद मेंशन है, और मंत्री परिषद किनको देंगी, एक तरह से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल को सलाह देंगी, ठीक है, और सहायता दे सकती है। जो बिल्कुल केंद्र सरकार में कॉन्टेक्स्ट है वही यहाँ पर है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से पीएम के द्वारा या मंत्री परिषद के द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल
आई थिंक 74, आर्टिकल नंबर 74 में मेंशन है कि राष्ट्रपति उनसे या जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देंगे, ठीक है, आर्टिकल 74 में। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद क्योंकि कार्य करता है, तो ये दोनों ही सलाह और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं कि उन मामलों को नहीं जो जहां पर राज्यपाल अपना विवेक यूज करते हैं, यानी कि विवेक का जो प्रयोग होता है जहां पर राज्यपाल को, तो वहां पर उनको जरूरत नहीं है सलाह और सहायता की, ठीक है। अदरवाइज ईच एंड एवरी पोर्शन जो भी मंत्रिपरिषद कुछ भी या राज्यपाल कुछ भी काम करते हैं, तो उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद के बिना, उनकी बिना सहायता और सलाह के राज्यपाल एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, सिर्फ विवेक का उपयोग जहां पर या विवेकाधीन शक्तियां हैं उनको छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि अंतिम वैधता को कोई चुनौती नहीं है, यानी कि जो विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ना न्यायपालिका में ना कार्यपालिका खुद, क्योंकि ये कोई न्याय योग्य नहीं है। वो शक्तियां सारी की सारी राज्यपाल के विवेक के अकॉर्डिंग है, यानी कि विवेक के अधीन है राज्यपाल की इस तरह की शक्तियां, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के संबंधों को परिभाषित कर रहा है बेसिकली अनुच्छेद 163, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ इसी को, कि राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, और मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री भी उसी के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद है, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर है। केंद्र में आर्टिकल 74 कैटर करता है इस शक्ति को, यहाँ पर अनुच्छेद 163 करता है, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जो कि राज्यपाल के विवेकाधीन है, ठीक है, और जो विवेकाधीन अधिकार है राज्यपाल के पास, उन पर अंतिम वैधता जो है वो राज्यपाल की ही है। इसके अलावा कोई उनको चुनौती उनके अधिकार के लिए नहीं दे सकता कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपको ऐसे करना चाहिए था, आपने गलत डिसाइड किया। ये चुनौती राज्यपाल को कोई नहीं दे सकता, इवन न्यायपालिका भी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 163 बेसिकली मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के संबंधों को परिभाषित करता है, ठीक है। आर्टिकल 163 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 164। 164 राज्य के मंत्रियों के लिए, यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, अयोग्यता, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि हर चीज का मेंशन अनुच्छेद 164 में है राज्यों के मंत्रियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि नियुक्ति भी इसी के अंतर्गत होगी, उनकी शपथ भी, उनकी अयोग्यता का निर्धारण की किस तरह से अयोग्य होंगे, और उनका सामूहिक उत्तरदायित्व। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो बात की जाए नियुक्ति की, तो नियुक्त किसी को भी कर सकते हैं राज्यपाल, अगर सीएम ने उनको सलाह दी है या रिकमेंड किया है, तो राज्यपाल किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं मंत्री, ठीक है, किसी को भी। लेकिन जब किसी को भी कर लिया है, लेकिन जो सदस्य नियुक्त हुआ है वो किसी सदन का अगर सदस्य नहीं है, तो अनिवार्य हो जाता है कि 6 महीने की अवधि उसको प्रोवाइड की जाएगी कि 6 महीने की अवधि में किसी भी सदन की वो सदस्यता ग्रहण कर ले, ठीक है। उसके बाद उनकी बात आती है नियुक्ति के साथ ही उनकी कार्यकाल की। तो राज्यपाल जब तक चाहे वो तब तक वो उनको उन पद पर रख सकते हैं, यानी कि मंत्री बनाए रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ये कि ये सीएम के सलाह पर ही होता है सब कुछ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं राज्यपाल। जिस तरह से राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं, किसी भी मंत्री को चूज करते वक्त पीएम की सलाह लेते हैं या पीएम रिकमेंड करते हैं, उसी तरह से सेम यहाँ पर है, ठीक है। अब बात आती है मंत्रियों के वेतन और भत्ते की, बात भी आर्टिकल 164 करता है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 165। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, वो भी यहाँ पे बात करता है 164, जो कि आर्टिकल 75 बात करता है। यहाँ केंद्रीय सरकार में या संघ की बात होती है ना, तो वहां पर जो पीएम है और जो उनकी मंत्री परिषद है, वो कार्यपालिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है। कार्यपालिका जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसका, ठीक है, संसद के प्रति। तो संसद में सामूहिक उत्तरदायित्व है किसका? कार्यपालिका का। तो सेम यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व कार्यपालिका का किसके लिए? विधानमंडल के लिए, ठीक है।
अब है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर्तव्य व शर्तों से संबंधित बात की गई है। जैसे अगर हम आर्टिकल 76 को याद करते हैं तो वहां पर बात होती है अटॉर्नी जनरल की, है ना, अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जिस तरह से है उसी तरह से, यानी कि महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, वो आर्टिकल 76 में मेंशन है। अच्छा, मैं बार बार मैं आर्टिकल आपके साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो इसको याद रखने का तरीका जो सबसे बेस्ट है ना, अभी कुछ अनुच्छेद है उनके साथ आप 89 प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए। 165 में से माइनस कर लेंगे 89 तो क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। या 89 जो ये 76 अगर आपको याद है तो 76 में 89 प्लस कर लीजिए तो आपका 165 आ जाएगा। तो 89 जो है यहाँ पे की है, अगर आपको मेंशन या याद रखने में दिक्कत होती है अनुच्छेदों को तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कर्तव्य व शर्तों से संबंधित है आर्टिकल 165। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका जो न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखते हो वही बन सकते हैं राज्य के महाधिवक्ता, जबकि अटॉर्नी जनरल के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन भी साथ साथ करा रही हूँ, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये राज्य का महाधिवक्ता, जबकि केंद्र सरकार में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कानूनी सलाह और कर्तव्य इनका कार्य है, ये राज्य को कानूनी सलाह और उनका कर्तव्य है कि वो राज्य को कानूनी सलाह प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो भी स्टेट वर्सेस मामले होते हैं केंद्र से या स्टेट वर्सेस स्टेट्स, तो वहां पर जो इनके वकील होते हैं वो यही होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता। ठीक है, राज्यपाल द्वारा ही इनका पारिश्रमिक का निर्धारण होता है, यानी कि इनको कितनी सैलरी मिलेगी, बेसिकली सैलरी नहीं कहते, इसके पारिश्रमिक और सैलरी में थोड़ा सा वेजेस होते हैं यहाँ पे, वेजेस यानी कि हो सकता है ये पारिश्रमिक ये नॉमिनल भी हो, बहुत कम हो रही है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है राज्यपाल के विवेक पर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 166, यानी कि यहाँ पे जो सैलरी है ना वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज को मिलती है या हाई कोर्ट के जज को मिलती है उतनी हर महीने उनको मिलती रहे, ऐसा नहीं है। जो काम है, जिस तरह का काम है, वो पहले ही नियम और शर्तें बता दी जाती है उनको नियुक्ति से पहले, अगर वो तैयार होते हैं तभी वो नियुक्ति लेने के लिए आते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे अपने आप को, मतलब वो नहीं नियुक्त होना चाहेंगे। फिर बात आती है आर्टिकल 166 की। ये बेसिकली संवैधानिक आधार प्रदान करता है, यानी कि एक जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाता है अनुच्छेद 166 कि राज्य सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम पर होंगे। ठीक है, यानी कि जो संविधान में जितने भी कार्य दिए गए हैं राज्य से रिलेटेड, राज्य सरकार से रिलेटेड, उन सब में किसकी स्टाम्प लगेगी, राज्यपाल की। यानी कि राज्यपाल के ही नाम से सारे कार्य किए जाएंगे, चाहे वो लॉ बन रहे हो या कोई यूनिवर्सिटी, यानी कि जो भी राज्य सरकार के कार्य हैं, राज्य सरकार जैसे कोई भी जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में सबसे जो उसका जो हेड होता है उसी की सील लगती है ना, तो इसी तरह से राज्य सरकार एक ऑफिस की तरह अगर इसको मानोगे, इसके सारे डिपार्टमेंट्स को, तो उसमें जो इनिशिएट किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, तो वो सभी चीजों पर जो सील लगती है यानी कि स्टाम्प लगती है वो राज्यपाल के नाम से लगती है। ठीक है, तो यानी कि आदेशों का चाहे प्रमाणीकरण हो या कार्य संचालन के नियम हो या कार्यों का वितरण हो, इन सब चीजों पर राज्यपाल के नाम से ही स्टाम्प लगती है और उन्हीं के ही नाम से सारे कार्य होते हैं। तो इन सारे कामों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राज्यपाल का। ठीक है, अब बात आती है अनुच्छेद 167। 167 जो है वो सीएम को एक कर्तव्य सौंपता है। ठीक है, सीएम को क्या है, कर्तव्य है कि देखिए, जब हमने आर्टिकल अनुच्छेद 163 की बात की थी तो यहाँ पर बात हो रही थी कि वो सलाह और सहायता देगी मंत्रिपरिषद। ठीक है, यहाँ पर सलाह और सहायता देगी, लेकिन जब हम आर्टिकल 167 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीएम जो है वो गवर्नर को सूचना देंगे, वहां पर सलाह और सहायता, वहां पर बात हो रही थी कि राज्यपाल बिना उनकी सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर बात हो रही है कि सीएम जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी सूचना देंगे और वो कर्तव्य है और जरूरी कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि वो सूचना नहीं देंगे। जितने भी निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है सभी निर्णयों की जानकारी गवर्नर को होनी चाहिए, और ये सूचना देने का काम किसका है, चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, तो ये परम कर्तव्य है चीफ मिनिस्टर का कि वो गवर्नर को सूचित करे। तो यहाँ दो तरह के मामले मेंशन है, प्रशासनिक और विधायी मामलों में। ठीक है, तो इनको जो सीएम को है इनको न्यायिक मामले या न्यायिक अधिकार तो है ही नहीं, तो प्रशासनिक और विधायी मामलों का ही इनके पास
एक तरह से अधिकार है या करने का दायित्व है, तो वो उन्हीं मामलों में उनको जानकारी प्रदान करते हैं। सामूहिक निर्णय जो भी किया है इन्होंने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर, उन सब की जानकारी भी ये गवर्नर को देते हैं। तो एक तरह से राज्यपाल के पास एक शक्ति आ जाती है कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कह सकते हो कि मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका जो भी काम करती है तो उनके सारे कार्यों से वो पूर्णतः अवगत रहे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि राज्यपाल को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, सिर्फ मेरी सील्स यूज हो गई है। ठीक है, अब बात हो रही है अनुच्छेद 168 की। तो 168 देखिए, अब यहाँ पर मैंने अगर आपको याद हो तो एक ट्रिक बताई थी, सरला। ठीक है, तो सरला यानी कि संसद, रा मतलब राज्यसभा, ठीक है, और ला मतलब लोकसभा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 79, 80 और 81 ये लगातार है इनको याद रखने का तरीका। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो अब यहाँ पर देखिए 79 में अगर हम, मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी, 89 ऐड कर लो तो कितना आ गया, 168। तो जो यहाँ पे संसद की बात हो रही है, यानी कि संसद किससे बनेगी, संसद की बात हो रही थी कि संसद दो सदनों से प्लस राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी, संसद। यानी कि संसद का गठन इस तरह से होगा, संरचना जो संसद की है। तो इसी तरह से जो राज्य का विधानमंडल है उसकी संरचना है सेम टू सेम, कि विधानमंडल, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों मिलाकर विधानमंडल का गठन करेंगे। और विधानमंडल को निम्न सदन कहते हैं, जैसे कि लोकसभा निम्न सदन है केंद्र सरकार में, और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है, ये बिहेव करता है जस्ट लाइक राज्यसभा। ठीक है, तो ये लेकिन डिपेंड करता है कि दो सदन वाला या एक सदन वाला, क्योंकि यहाँ संसद में तो दोनों सदन अनिवार्य है, लेकिन विधानमंडल में जरूरी नहीं है कि दोनों सदन हो। तो कई राज्यों में विधान परिषद जो है वो मिसिंग है, मिसिंग या है ही नहीं, एबसेंट है। ठीक है, उन्होंने हटा रखी है, सिर्फ वहां पर विधानमंडल है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो लचीलापन और एक रूपता लाने के लिए ये दोनों चीजें हैं, या तो आप एक रूपता ला रहे हो, ठीक है, यानी कि सभी जगह एक जैसा है, ऐसा है। तो अगर किसी को एक रूपता लानी है तो यानी कि दोनों, अगर सदन चाहिए तो दोनों भी कर सकते हैं। लचीलापन है यहाँ पे, यानी कि आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आप दोनों सदन को मेंशन या दोनों सदन का गठन यहाँ पे करना चाहते हो कि नहीं, ये राज्य पर डिपेंड है। हालांकि इसमें चलती ज्यादा संसद की है, हटाना और लगाना, बट राज्य भी इसमें अगर कोई अपना पारित कर देता है, अपनी मंशा पारित हो जाती है इनकी, तो गठन किया जा सकता है, संभव है, लेकिन डिपेंड करता है संसद पर। अब बात कर लेते हैं कि जो द्विसदनीय है, यानी कि दो सदन कौन कौन से राज्य में है, तो उसका एक बार जायजा ले लेते हैं। इसको याद करने की मेरी ट्रिक तो थी कुम्बट, KUMBT प्लस आंध्रा, या टी से याद रख लेना। आंध्र प्रदेश था सिर्फ पहले, लेकिन अब तेलंगाना 2014 में जब अलग हुआ है तो यहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्था है। तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ कुम्बट। ठीक है, कई फिल्म अजीब अजीब नाम के होते हैं, जैसे ओडेला है, हमारे लिए तो अजीब ही नाम है ना वो, हालांकि एक गांव का नाम है साउथ में। पर आप ऐसे याद कर सकते हो कुम बट। ठीक है, तो के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका, तो ये 6 स्टेट्स है बेसिकली। ठीक है, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था आज तक भी लागू है। तो के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका, यू इज फॉर उत्तर प्रदेश, एम इज फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, टी फॉर तेलंगाना और ए फॉर आंध्र। ठीक है, अब इसको याद करने का एक और तरीका भी है। देखो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई के फॉर कर्नाटका, जो बड़ी स्टेट्स है ना, ध्यान रखना है उन पर ही है। तो के बेसिकली केरला और कर्नाटका के लिए यूज होता है, तो केरला में तो होगा नहीं, कर्नाटका में ही होगा। ठीक है, फिर यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, यहाँ पर भी है ना, तो सबको खुश करने के लिए दो सदन बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में बनाए जाते हैं। तो यूपी बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, है ना, और बिहार भी बड़ा स्टेट है। तो ये तीनों स्टेट तो बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज, तो इसलिए बना है कि कर्नाटका। ठीक है, वो वैसे ही नाटक करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको चाहिए दो दो, ऐसे बोल, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आंध्र प्रदेश पहले बहुत बड़ा था ना ये स्टेट, इसके अभी तो दो हिस्से हुए हैं, तो ध्यान रखना आंध्रा, और टी स्टैंड फॉर तेलंगाना, ना कि तमिलनाडु। मैं कई बार यूट्यूब चैनल में भी देखती हूँ, कई बार जो टीचर्स हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, टी को तमिलनाडु से जोड़ देते हैं, उनको लगता है टी का मतलब तमिलनाडु, लेकिन ये आंध्रा, और पहले तमिलनाडु में तो कभी पहले हुआ करता था, अब तो है ही नहीं काफी टाइम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये, अच्छा हाँ, एक और यहाँ पर नया फैक्ट है। हालांकि ये सिर्फ ये जो फैक्ट तो है, बट ये फैक्ट बनते बनते रह गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाती स्टेट्स, ये जुड़ते जुड़ते रह गया वेस्ट बंगाल। इसके पीछे भी एक रोचक सी कहानी है कि वेस्ट बंगाल चाहता था
यहाँ पर जो ममता बनर्जी थी ना, ममता बनर्जी, वो चुनाव हार गई थी अपनी लोकसभा, अपनी विधानसभा सीट। ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बनती? तो उन्होंने सोचा, क्योंकि विधान परिषद की भी अगर सदस्य हैं तो भी बन सकता है मंत्री या चीफ मिनिस्टर, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि आगे भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और अभी भी, तो उन्होंने विधान परिषद का गठन करने की, यानी कि सेकंड हाउस को गठित करने की सोची। ठीक है, तो अब बताइए केंद्र के और दीदी के बीच में कैसे संबंध है, केंद्र वर्सेस दीदी चलता रहता है, तो अब वो कैसे कर सकते थे इसको अलाउ? तो वेस्ट बंगाल से तो बेशक ये पारित हो गया, ठीक है, संकल्प, लेकिन फेल हो गया, संसद ने कर दिया फेल, बनाया नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई कैसे? तो वो है अनुच्छेद 169, 169 अनुच्छेद को हम जानेंगे तब पता लगेगा ये सारी चीजें होती कैसे है। तो संसद के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य में द्विसदन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त करने का भी अधिकार है, उसको गठित करने का भी अधिकार है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज भी चाहिए कि अगर कोई राज्य जो है वो भी चाहता है कि वहां पर विधान परिषद का गठन हो, तो वहां के विधान मंडल को एक संकल्प पारित करना पड़ेगा। और संकल्प पारित करने के लिए ये नहीं है कि अगर आपकी सरकार मेजोरिटी में नहीं है, थोड़ी सी इधर डामाडोल रहती है, तो वो नहीं कर सकता भाई, अगर मेजोरिटी में नहीं है तो। क्यों? क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और विशेष बहुमत क्या होता है भाई? देखिए, हमने पहले भी की है ये बात, तो विशेष बहुमत दोबारा याद दिला देती हूँ। जो हाउस में टोटल मेंबर है, मान लो टोटल मेंबर 100 है किसी भी विधान सभा में, ठीक है, या विधान मंडल में, विधानसभा या विधान सभा ही कह देते हैं, ठीक है, किसी भी विधानसभा में 100 है। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें, चलो मान लो दिल्ली में 100 है, ठीक है, तो अब वो चाहते हैं कि विधान परिषद बन जाए दिल्ली में। तो क्या करना पड़ेगा? 100 के आधे प्लस 1 यानी कि 51। तो 51 तो मेंबर ये चाहिए ही चाहिए। फिर जितने प्रेजेंट है जिस दिन ये संकल्प पारित होना है उसका 2/3। तो मान लो प्रेजेंट है 90 लोग, ठीक है, संकल्प पारित करने की, तो 90 का 2/3 कितना होगा? 3 1 3 0 यानी कि 60। यानी कि अब यहाँ पर मैक्सिमम 60 चाहिए, मिनिमम 60 लोग चाहिए होंगे जो इस संकल्प को पारित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया, मान लो यहाँ 90 की जगह यहाँ पे आगे 60 लोग ही हैं प्रेजेंट, तो 60 का 2/3 कितना होगा? यहाँ तो 40 होगा, तो 40 होगा यहाँ तो। लेकिन ये तो आगे जाएगा ही नहीं संकल्प, क्योंकि कम से कम 51 तो चाहिए ही चाहिए। तो जब भी 51 यानी कि ये हो गया, जितनी संख्या है विधानसभा की उसका 50% प्लस 1। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या चाहिए? 2/3 जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट मेंबर्स की संख्या इससे कम आती है तो वो संकल्प पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? और इस तरह के जो भी संविधान संशोधन होते हैं विधान परिषद के, तो जो भी संकल्प पारित होंगे या जो संसद है वो पारित करेगी, कोई भी संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएगा इस तरह का बिल, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा विधान परिषद के गठन को या समाप्त करने को। ओके, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 170 की विधानसभा की संरचना कैसे। अभी हमने बात की थी ना कि सरला की ट्रिक से, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आर्टिकल 79 जो केंद्र में है या संघ में है, ठीक है, ये राज्य में, ये वाले हैं। ठीक है, ये भाग 5 में है और ये भाग 6 में है आर्टिकल। तो भाग 5 में 79 आर्टिकल जो बात करता है, वही यहाँ पर 168 आर्टिकल करता है। रा मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात यानी कि विधान परिषद की बात कहाँ हो रही है? 169 में। ठीक है, हमने लास्ट स्लाइड में किया। ला का मतलब लोकसभा, तो यहाँ पे विधानमंडल, तो लोकसभा 81 में, तो 81 में जब आप 89 जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा। तो ठीक है, तो आर्टिकल 170 में बात हो रही है विधानसभा की संरचना की। अब विधानसभा की संरचना कैसे होती है ये सबको पता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनके लिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है उसमें जो जनसंख्या है उसका जो आधार है वो 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ था, जो कि 2026 तक सेम ही रहेगा। यानी कि जो सीटों की संख्या वो सेम रहेगी। परिसीमन हो गया था 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, लेकिन जो सीटों की संख्या है उसका जो निर्धारण था, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, जबकि जो परिसीमन है क्षेत्र का वो 2001 में हो गया था। ठीक है, लोकसभा की सीटों का, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ज्यादातर जो विधानसभा की सीटें उसका भी यहीं पर हो गया था 2001 की जनगणना के अनुसार।
ठीक है, हालांकि कुछ चेंजेस उसके बाद वाले के में भी आए हैं, बट 2001 को याद रखना परिसीमन एरिया का हुआ है। और 1971 की जो जनगणना है वो जो सीटों की संख्या है 2026 तक, भाई किस यानी कि लोकसभा में कितनी सीट होंगी, राज्यसभा में कितनी सीट होंगी और विधानसभा में कितनी सीट होंगी, इन सब का जो निर्धारण है वो 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित हुआ है। तो ये ध्यान रखना है प्लीज, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रख के चलना। अब बात आती है कि आरक्षण कौन से आर्टिकल में है। तो एससी और एसटी आपको पता ही है, विधानसभा में लोकसभा में दोनों जगह पे क्या है, आरक्षण। किनको, एससी को और एसटी को। अभी बात आ जाती है जो मातृ वंदन जो बिल है वो जो आया है, मातृ वंदन महिला वंदन या नारी वंदन आई थिंक इसी तरह का था। तो उसमें क्या है, आने वाले टाइम में जो अगली जनगणना होगी उसके अनुसार सीटों को जब बंटवारा या दोबारा से परिसीमन आयोग बैठेगा तो उसके बाद वुमेन को भी 1/3 अधिकार होगा, ठीक है, रिजर्वेशन का। तो वो बाद की बात है, अभी फिलहाल आर्टिकल 332 विधानसभा में आरक्षण की बात करता है, एससी और एसटी की, ठीक है, एससी और एसटी आर्टिकल 332। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार में यानी कि संसद के लिए, तो संसद के लिए यहाँ पर आर्टिकल है 330, ठीक है, लोकसभा के लिए आर्टिकल 330 में एससी और एसटी की बात होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं कि और क्या इस संरचना में मेंशन, इस संरचना में मेंशन है कि किसी भी राज्य का जो कम से कम संख्या होगी, किसी भी राज्य की कम से कम विधानसभा यानी कि विधानसभा की सीट्स की जो संख्या होगी वो 60 से कम नहीं होगी, ठीक है, 60 से कम नहीं और 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या बेस्ड है, तो जहां पर जनसंख्या ही कम है तो वहां 60 से कम है कुछ राज्यों में। तो वो ये 3 राज्य, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। एक तो सिक्किम, ये तो लोएस्ट ही है, 32 नंबर्स है। उसके बाद है गोवा। देखो गोवा जो है वो अगर एरिया वाइज देखे तो गोवा गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज, लेकिन जो सिक्किम है वो जनसंख्या वाइज सबसे छोटा है। तो ऐसे याद हो जाएंगे दोनों, तो ये एरिया वाइज है इसलिए इनके पास 40 है, और यहाँ पर ये जनसंख्या वाइज सबसे छोटा है तो 32 ही है। इसके साथ गोवा के साथ, गोवा में कौन जाता है, मजे करने जाते हैं, तो मजे यानी मिजोरम, उनके पास भी 40 है गोवा के जितने, तो गोवा में मजे तो दोनों के सेम सेम है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। अब बात आती है 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सबसे ज्यादा किसके पास है, ठीक है, तो 500 से अधिक तो कहीं किसी राज्य में नहीं है हमारे, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो विधानसभा की सीट्स हैं वो यूपी के पास है, भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी उन्हीं के पास है ना, नंबर ऑफ पीपल भी उनके पास है ज्यादा, तो इसलिए 403 यूपी के पास है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल है, ये मैंने क्योंकि पहले लिख दिया था फिर मैंने इसको इरेज नहीं किया, तो आप ध्यान रखना यूपी के बाद जो संख्या बल है विधानसभा की सीट्स का वो है वेस्ट बंगाल के पास, दैट इज 294, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है। उसके बाद है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि 288, हालांकि अभी जो फिलहाल जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र के पास ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद है बिहार 243, तो यानी कि जो टॉप मोस्ट जो 4 स्टेट्स है जिनके पास विधानसभा की सीट्स हाईएस्ट नंबर्स में है वो ये 4 है, याद रखना है, यूपी, देन वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है ये जो ब्लू पेन से मैंने मेंशन की है ये स्टेट्स, इनको याद रखने का, देखो इन सारी स्टेट्स में 60 है, ठीक है, सब में 60 है, मणिपुर का भी 60 है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है भाई याद कैसे रखा जाए, देखिए आपको पता ही है 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है, 7 है, 7 है ना, तो 7 में आपको जो ये तो बाहर निकाल लेंगे, एक तो असम, असम में 126 है, सबसे ज्यादा किसमें है, असम में, असम क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये बाहर निकाल लो। इसके अलावा सिक्किम और मिजोरम को बाहर निकाल लो, ये सबसे छोटे नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बचे, जितने भी यानी कि टोटल 8 है ना सिक्किम को मिला के, सिक्किम भाई कहते हैं इसको, ब्रदर, और ये 7 सिस्टर्स हैं। तो 7 सिस्टर्स में से क्या बाहर निकल गया, असम निकल गया, और सिक्किम के साथ मजे कर रहा है मिजोरम सबसे लोएस्ट में या गोवा के साथ, ठीक है, तो गोवा तो है नहीं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो मिजोरम और सिक्किम और असम को निकाल के जितनी भी यानी कि 8 में से 3 गए, 5 स्टेट्स जो बची उन सब में 60 नंबर ऑफ सीट्स है विधानसभा की, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस, तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, फैक्ट्स ज्यादा थे, अपने देश से संबंधित चीजें जब आती है तो मजा भी आता है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना,
और प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखना। हमने अभी तक 170 तक कवर कर लिए हैं आर्टिकल, और इसमें आप अगर इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो बिल्कुल आपको दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, अगर आप पीसीएस को कैटर कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज को कैटर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो एसएससी को कैटर कर रहे हैं, अगर पॉलिटी का पोर्शन उसमें से आपने देखना है, या फिर आप सिंपल बीए भी कर रहे हैं और उसमें आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और उसमें इंडियन पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, या फिर आप वन डे एग्जाम जहाँ पर भी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस सॉरी इंडियन पॉलिटी आती है, तो इन सारी जगहों पर इवन अगर आप सीयूईटी भी दे रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी यहाँ पर भी काम आती है, ठीक है, या फिर आप सब्जेक्टिव भी दे रहे हो एग्जाम, ठीक है, तो भी ये आपके काम आने वाली चीज़ है। चलिए क्लास ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।